मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है बोरन हैबर चक्कर। तो बोरन हैबर चक्कर में यह पढ़ा जाता है कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके निर्माण के दौरान कितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी कि कितनी ऊष्मा शामिल होती है, या अपने ऐसे कहें कितनी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। बोरन हैबर चक्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना आसानी से की जा सकती है। तो एक एग्जाम्पल अपने NaCl लेते हैं। NaCl का बनना बोरन हैबर चक्र की सहायता से अपने समझाते हैं। जैसे अपने शुरुआत में NaCl के निर्माण के लिए, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl के निर्माण के लिए सबसे पहले अपने सोडियम सॉलिड लिया गया। सोडियम सॉलिड को कुछ एनर्जी दी गई, यानी कि कुछ ऊर्जा दी गई, यानी कि जो ये जितनी भी ऊर्जा दी गई है कि सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस अवस्था में आ जाए, इस ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा सुनो कि एक मोल ठोस को एक मोल गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है या जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी या ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा कहा जाता है। तो इसको ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा दी गई, ये प्लस में होती है। प्लस का अर्थ यहाँ पर ऊर्जा है वो दी गई है। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी देने के पश्चात, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देने के पश्चात ये सॉलिड है, ये गैस में बदल गया। एक मोल लेंगे तो एक मोल गैस बन जाएगी। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इसको क्या दिया गया, कुछ ऊर्जा दी गई। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे आयोनाइजेशन की एंथैल्पी कहा जाता है। आयोनाइजेशन की एंथैल्पी या अपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल या अपने कह दे आयनन विभव। तो आयनन विभव की परिभाषा आप सभी जानते हो कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो ये इस ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, Na गैस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से Na+ आयन बन गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऊर्जा देनी पड़ी है, इसीलिए इसको +IE कह दिया, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE कह दिया। यानी कि Na+ बनकर तैयार हो गया है। अब अपने को Cl- का निर्माण करना है। Cl- निर्माण करने के लिए अपने Cl2 लेते हैं। Cl2 होता है वो इस प्रकार से है, एक मोल ले लेंगे तो एक मोल Cl2 से 2 Cl बनेंगे, लेकिन अपने को एक ही Cl चाहिए, इसीलिए आधा मोल Cl2 लिया गया। आधा मोल Cl2 लिया गया। अब सबसे पहले इस बीच वाले बंध को तोड़ना पड़ेगा। जितनी भी ऊर्जा दी जाएगी उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा ये देनी पड़ रही है, इसीलिए कैसी है, प्लस की। अपने को पूरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो 2 मोल Cl बनेंगे। अपने को चाहिए 1 मोल Cl, तो अपनी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी वो 1/2 ही लगेगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा ही पार्ट लगेगा। तो क्या बन जाएगा, ये Cl गैस बन जाएगा। अब ये Cl गैस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जब किसी में भी जोड़ा जाता है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या अपना दूसरा नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, या शॉर्ट में इसे क्या कहें, EGE, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। बताओ ये ऊर्जा देनी पड़ेगी या बाहर निकलेगी? ये ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी। शाबाश।
तो ये बाहर निकलने वाली ऊर्जा को प्लस कहा जाता है या माइनस? वेरी गुड। तो ये ऊर्जा हो जाएगी माइनस, और ये इस घटना से बन जाएगा यहाँ पर अपने पास Cl माइनस। अब ये Cl माइनस बनकर तैयार हो गया, इधर Na प्लस हो गया। Na प्लस और Cl माइनस जब आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है लेटिस एनर्जी। तो जब ये आपस में मिलेंगे, अपने इस प्रकार से बना देता हूं मैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, और इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, लेटिस एनर्जी, यानी कि इसे कहा जाता है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, एक मोल बढ़ना चाहिए अपना, एक मोल क्रिस्टलीय जालक के बनने के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, या मैं ऐसे कहूँ एक मोल क्रिस्टलीय जालक बनने के दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहा जाता है। या इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दी जा सकती है कि एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी जालक ऊर्जा होती है। यानी कि एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उतनी ही ऊर्जा एक मोल क्रिस्टल के निर्माण के दौरान बाहर निकलती है। तो ये जालक ऊर्जा दी गई। तो ये जालक ऊर्जा है, लेटिस एनर्जी, ये सामान्यतः क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि बाहर निकलती है। अपने यहाँ पर काफ़ी ऊर्जा काम आई है। पहले सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बाहर निकली है, लेटिस एनर्जी बाहर निकली है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी है। कुल मिलाकर जितना भी एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है उसको अपने Q कह दूँ मैं, ओवरऑल Q कह दूँ। ये Q का मान सामान्य होना कैसा चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए डेल्टा एच है वो सामान्य क्या होना चाहिए, -Q होना चाहिए, तब भी कोई आयनिक कंपाउंड है वो बनेगा। यानी कि किसी अभिक्रिया के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है तो वह कंपाउंड बनता है। यानी कि यदि कोई ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होती है तो वह ऊष्माक्षेपी प्रोसेस जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप ही हो जाती है। जैसे अपने कहीं जैसे लकड़ियां हैं, एक बार लकड़ियों को जला कर रख दिया तो लकड़ियों को बार बार अपने कहना पड़ेगा कि जल जाओ जल जाओ, वो अपने आप ही क्या होगी, जलती रहेगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। यानी कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है वही अभिक्रिया सवतः होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा अपने को देनी पड़ी है वो कौन कौन सी है, और जो ऊर्जा बाहर निकली है वो कौन कौन सी है। ऊर्जा जो देनी पड़ी है, सबसे पहले अपने को ऊर्ध्वपातन की एनर्जी सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ी, और उसके बाद के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी है, और उसके बाद में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी है, लेकिन यानी आधी देनी पड़ी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो देनी पड़ी है, लेकिन आधा मोल ही देना पड़ा है। उसके बाद के अंदर जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी भी कह देते हैं। और ये लेटिस एनर्जी है यानी जालक ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा क्या हुई है, बाहर निकली है, लेटिस एनर्जी कहें या जालक ऊर्जा कह दे। तो इनका जोड़ है वो ओवरऑल देखें तो किसके बराबर है, Q के बराबर है, और ये सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होगा तो ये माइनस का Q आएगा। तो ओवरऑल अपने कहते हैं कि इस बोरन एबर चक्र के दौरान, बोरन एबर चक्र के दौरान जितना भी एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है वो क्या क्या है, यानी कि कुछ सब्लिमेशन एनर्जी दी गई है, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है, कुछ 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, और ये ऊर्जा बाहर निकली है EGE इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या लेटिस एंथैल्पी। तो ये ऊर्जा बाहर निकलने वाली ऊर्जा है, ये ऊर्जा दी जाने वाली ऊर्जा है। बाहर निकलने वाली ऊर्जा दी जाने वाली ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये ज़्यादा होगी, यानी कि ये तो क्या है, काम में आने वाली ऊर्जा है, काम में आने वाली ऊर्जा है, यानी कि ये अपने द्वारा देनी पड़ी है और ये अपने को प्राप्त हुई है। ये वो ऊर्जा है या वो ऊष्मा है जो क्या हुई है, बाहर निकली है। तो जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा
ज़्यादा होगी यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होगा तो ये अभिक्रिया स्वतः होगी। और डेल्टा एच कैसा, ये मान ज़्यादा होगा तो ये मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये मान नेगेटिव आएगा तो अपने यही तो कहा है कि यदि माइनस वाला ज़्यादा है तो ये ओवरऑल मान क्यू का मान होगा वो नेगेटिव आएगा। और यदि नेगेटिव आता है तो ही वो अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि पॉजिटिव आता है यदि मान ये पॉजिटिव आता है तो ये सामान्यतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं होती। अपने को फिर ये अभिक्रिया संपन्न करवाना ही है तो जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बोरोन ओबर चक्कर की सहायता से इसमें बाकी चीज़ें ज्ञात हो तो अपने को इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात की जा सकती है, या फिर अपने लैटिस एनर्जी ज्ञात की जा सकती है। और मुख्य इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना है वो बोरोन ओबर चक्कर की सहायता से की जाती है।